हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के फिर से एक नए वीडियो में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हम लोग कक्षा 11वीं का गणित का अध्याय 6 जिसका शीर्षक है रैखिक असमीकाएं, जिसे अंग्रेजी में लीनियर इनइक्वालिटी के नाम से जाना जाता है, उसे भी हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताते चलूँ कि आज का ये वीडियो इस अध्याय का भाग 3 है। तो चलिए समय को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि आज के इस वीडियो यानी कि भाग 3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे। यदि हम इसकी बात करें कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग इस अध्याय का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इनइक्वालिटी, जिसका मतलब असमीकाएं क्या होता है, असमीकाएं होता है, उसे हम लोग और अच्छे तरीक़ा से यानी कि असमीकाएं का मीनिंग क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, उसको कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल के द्वारा, उदाहरण के द्वारा आज हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं जो उदाहरण देने वाला हूँ यह एक एनसीईआरटी उदाहरण नहीं रहेगा। इसके बाद जो अगला वीडियो हमारा रहेगा उसमें हम एनसीईआरटी उदाहरण की मदद से इस टॉपिक को आपको समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन एनसीईआरटी उदाहरण के समझने के पहले आप सभी को यह उदाहरण जरूर समझना चाहिए जो कि आज के इस वीडियो में हम लोग आपको देने वाले हैं। तो चलिए समय को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम लोग आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत एक उदाहरण से। मान लीजिए कि ए कोई व्यक्ति है। उस ए व्यक्ति को किसी ने उसके घर पे उसे 400 रुपये दिए, यानी कि 400 रुपीज़ उस ए व्यक्ति को किसी ने उसके घर पे उसे दिए। 400 रुपीज़ देकर उस ए व्यक्ति को कहा गया कि तुम बाज़ार जाओ और 2 केजी एप्पल और 1 केजी ऑरेंज लेकर आओ। ऐसा कहते ही वह व्यक्ति बाज़ार जाता है और बाज़ार जाने के बाद जब वो फल की दुकान में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि बाज़ार में जो एप्पल का रेट है वो ₹X पर केजी है और ऑरेंज का जो रेट है वो ₹Y पर केजी है। और उसके पास कुल अमाउंट कितने थे? 400 रुपये। तो उसने उस दुकानदार से बोला, यानी कि जिस दुकान पे वह गया था फल की दुकान पे, उसने उस दुकानदार से बोला कि भाई साहब आप मुझे 2 केजी एप्पल और 1 केजी ऑरेंज दे दो। यह कहते हुए दुकानदार ने उसे 2 केजी एप्पल और 1 केजी ऑरेंज दे दिया। जब उसने उसे 2 केजी एप्पल और 1 केजी ऑरेंज दिया तो उसने ये 400 रुपया उस दुकानदार को दे दिया। जब वो 400 रुपये देता है तो वह पाता है कि दुकानदार उस पूरे नोट को, यानी वो पूरे पैसे को रख लेता है और उस ए व्यक्ति को 1 रुपया भी नहीं लौटाता है। तो अब मुझे बताइए, जो भी मैंने अभी आपको इवेंट बताया, जो भी एक केस मैंने अभी आपको पढ़ाया, बताया, एग्जाम्पल दिया, यदि मैं इस पूरे इवेंट को अलजेब्रिक तरीके से दर्शाना चाहूँ, कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी मैंने अभी घटना आपको बताया कि एक कोई व्यक्ति है, उसे 400 रुपया दिया गया, वो बाज़ार जाता है 2 केजी एप्पल 1 केजी ऑरेंज लेने के लिए, और जब वह उसे पैसा देता है दुकानदार को या खरीद कर, तो उसे उस 400 रुपये में से 1 भी रुपया लौटाया नहीं जाता है। तो अब मेरा सवाल है कि जो भी मैंने अभी आपको घटना बताया उसे आप गणित की भाषा में किस प्रकार से लिखोगे, उसे आप लिख कर दिखाइए। आप वीडियो को पॉज कीजिए और जो भी मैंने अभी आपको घटना बताया उसको गणित की भाषा में लिखने का प्रयास करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने ऐसा लिखने का प्रयास किया होगा कि अभी मैंने जो भी घटना बताया उसको गणित की भाषा में कैसे लिखेंगे। यदि आप लोग इसे लिखे होंगे अपने कॉपी पे वीडियो पॉज करके, तो आप यह पाए होंगे कि जब हम इस घटना को गणित की भाषा में लिखने का प्रयास कर रहे थे तो हमें समीकरण यानी कि इक्वेशन की मदद लेनी पड़ी थी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग इक्वेशन यानी कि समीकरण पिछली कक्षा से ही पढ़ के आ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को कोई भी परेशानी नहीं हुआ होगा इस पूरे इवेंट को, इस पूरी घटना को एक ये गणित की भाषा में लिखने में। तो चलिए हम लोग इसे लिख कर देखते हैं
और यह जानते हैं कि आपने जो लिखा है वो सही लिखा है या गलत लिखा है। यदि जो भी मैंने अभी आपको इवेंट बताया, घटना बताया, यदि मैं उसको गणित की भाषा में लिखने का प्रयास करूं तो यह कुछ इस प्रकार से लिखाएगा कि 2x + 1y = 400। यहाँ पर x हमारा क्या था, तो x हमारा एप्पल का प्राइस था और y हमारा ऑरेंज का प्राइस था। उस ए व्यक्ति ने 2 kg एप्पल लिया था तो 2x हो गया, 1 kg ऑरेंज लिया था तो 1y हो गया। वो दोनों सामान एक साथ लिया तो हमारा ऐड हो गया, जोड़ हो गया। अब वो दुकानदार को कितना रुपया दिया, तो 400 रुपया दिया। चूँकि वह उसको 400 रुपये दिया और दुकानदार उस ए व्यक्ति को एक भी रुपया नहीं लौटाया, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर जो LHS में जो टर्म हमारा लिखा हुआ है वो किसके इक्वल है, तो 400, यानी कि RHS में जो टर्म हमारा लिखा हुआ है। और जब कभी भी ऐसा स्थिति गणित में आता है जहाँ पर LHS में यानी कि दाएं ओर जो भी लिखा हो वो बाएं ओर के इक्वल हो, बराबर हो, तो उसे हम लोग समीकरण की मदद से इक्वल टू साइन के साथ कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब तक तो आप इस पूरे समीकरण को, और अब तक मैंने जो बताया वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। लेकिन अब इसी उदाहरण को हम थोड़ा सा घुमा के आपके सामने पेश करने वाले हैं और यहीं से आपको समझ में आएगा कि इनइक्वालिटी, जिसको हम लोग असमीकरण कहते हैं, उसका रियल मीनिंग, इनफैक्ट कहिए कि उसका हमारे रियल लाइफ में क्या यूज है और इसे हम रियल लाइफ से किस प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं। इसी उदाहरण को चलिए हम लोग दूसरे तरीक़े से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए अगले दिन फिर से उसी ए व्यक्ति को, जो कि अभी अभी मैंने बताया, उसको फिर से उसके घर में किसी ने उसे 400 रुपये दिया। लेकिन इस बार जब उस व्यक्ति एक को 400 रुपये दिया तो उसने यह कहा कि तुम्हें इस बार इस 400 रुपये से 1 kg एप्पल और 1 kg ऑरेंज लाना है। क्या लाना है, तो 1 kg एप्पल और 1 kg ऑरेंज। आपको याद होगा कि पिछले वाले एग्जाम्पल में, यानी जो इसके पिछले वाले इवेंट, इसके पिछले वाले केस मैंने बताया, उसमें इस ए व्यक्ति को 400 रुपये में से 2 kg एप्पल और 1 kg ऑरेंज लाना था। लेकिन इस बार जो मैं बता रहा हूँ, नया इवेंट, नया केस, उसमें इस ए व्यक्ति को क्या लाना है, उस 400 रुपये में से सिर्फ और सिर्फ 1 kg एप्पल और 1 kg ऑरेंज ही लाना है। यानी कि पिछले वाले केस से 1 kg एप्पल कम लाना है। तो यह जब उसे बोला गया कि तुम्हें 1 kg एप्पल और 1 kg ऑरेंज लाना है, तो वह फिर से वही काम किया। वह उस रुपीज़ को, वह उस पैसा को लेकर बाज़ार पहुंचता है और जब वह बाज़ार पहुंचता है तो फिर से उसे वही रेट पता चलता है कि एप्पल का जो प्राइस है वो ₹100 पर kg है और ऑरेंज का जो प्राइस है वो ₹22 पर kg है। तो अब मुझे बताइए कि जिस प्रकार से हमने पिछले उदाहरण में देखा, पिछले केस में देखा कि एप्पल का भी प्राइस ₹100 पर kg था, ऑरेंज का भी प्राइस ₹22 पर kg था, उस ए व्यक्ति के पास 400 रुपया था और चूंकि उसने 2 kg एप्पल लिया था, 1 kg ऑरेंज लिया था, तो हमने इस पूरे इवेंट को एक समीकरण के माध्यम से लिखने का प्रयास किया था। लेकिन अब चूंकि वह ए व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ 1 kg एप्पल और 1 kg ऑरेंज ले रहा है और इसके पास 400 रुपये ही हैं, तो अब मुझे आप बताइए कि इसे हम लोग यदि गणित की भाषा में लिखने का प्रयास करें तो हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे। लेकिन उससे पहले आप मुझे यह बताइए कि जब वह व्यक्ति 1 kg एप्पल और 1 kg ऑरेंज इसे 400 रुपये से खरीदने जाएगा, तो क्या इस बार भी उस ए व्यक्ति को पिछली बार की तरह ही दुकानदार 1 भी रुपया नहीं फेरेगा, 1 भी रुपया नहीं लौटाएगा? सोचिए। तो यहाँ जवाब है कि नहीं, इस बार दुकानदार उस ए व्यक्ति को कुछ रुपया लौटाएगा। क्यों लौटाएगा? क्योंकि हमने देखा कि पिछले उदाहरण में जैसे कि एप्पल का प्राइस और ऑरेंज का प्राइस ₹100 पर kg था और ₹22 पर kg था, उसी तरह इस केस में भी, इस इवेंट में भी एप्पल का प्राइस और ऑरेंज का प्राइस वही है, सेम है। लेकिन डिफरेंट क्या है? डिफरेंट है अमाउंट। क्या क्या अमाउंट?
पिछले वाले उदाहरण में हमने देखा कि एप्पल उसे कितना खरीदना था, 2 kg, और ऑरेंज 1 kg। लेकिन इस वाले एग्जाम्पल में इसे एप्पल कितना खरीदना है, 1 kg, और ऑरेंज भी 1 kg। यानी कि यहाँ से हम कॉमन सेंस में लगाया तो हम ये देख सकते हैं कि इस बार उस एक व्यक्ति को जितना भी पैसा लगेगा वह पिछले वाले से कम लगेगा। पिछले वाले से कम कहने का तात्पर्य क्या है कि पिछले वाले में कितना लगा था, तो हमारा 400 रुपया लग गया था, पूरा का पूरा 400 रुपया इस 2 kg एप्पल और 1 kg ऑरेंज को खरीदने में लग गया था। लेकिन इस बार हम कह सकते हैं कि इस बार जो वो एप्पल और ऑरेंज लेगा उसमें उसे कुछ पैसा यानी कि 400 रुपये से कुछ पैसा कम लगेगा। तो इतना मैंने आपको समझाया और उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा। तो चलिए सबसे पहले आप सभी पिछले बार की तरह ही वीडियो को पॉज कीजिए और इस पूरे इवेंट को जो अभी मैंने फिर से बताया, आपको नया केस बताया, उसको गणित की भाषा में लिखने का प्रयास करें। उम्मीद करता हूँ कि आपने ऐसा किया होगा, और यदि आपने ऐसा किया होगा तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि 2 kg एप्पल है और 1 kg ऑरेंज से पिछले वाले केस में लेना था, और इस बार उसे 1 kg एप्पल 1 kg ऑरेंज, वही ना जो मैंने पिछले सर में बोला। तो यदि आपने इस पूरे इवेंट को गणित की भाषा में लिखने का प्रयास किया होगा तो उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप लोग ये LHS वाला टर्म और RHS वाला टर्म तो लिख दिए होंगे कि चूँकि 1 kg एप्पल का प्राइस X रुपया पर kg है और 1 kg ऑरेंज का प्राइस Y रुपया पर kg है, और ए व्यक्ति ने दोनों 1-1 kg लिया, इसलिए उसे कुल अमाउंट कितना लग जाएगा, X + Y हो जाएगा। प्लस क्यों? क्योंकि उसने ये दोनों प्रोडक्ट एक साथ खरीदा और उसने दुकानदार को 400 रुपये दिए। अब चूँकि इस केस में हमने समझा कि इस बार चूँकि उसे ये जो खरीदने में ये जो X + Y है, जो उसे एप्पल और ऑरेंज खरीदने में जो अमाउंट लगेगा वो 400 रुपये से कम लगने वाला है, तो यहाँ पे तो लोग इक्वल टू साइन नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि यहाँ पे जो LHS का टर्म है और जो RHS का जो टर्म है वो आपस में दोनों इक्वल है ही नहीं। जो दायां साइड लिखा हुआ है और जो बायां साइड लिखा हुआ है वो तो आपस में इक्वल है ही नहीं। तो सवाल उठता है कि यहाँ पर यदि इक्वल टू नहीं रहेगा, इक्वल टू साइन नहीं लगेगा, तो कौन सा साइन लगेगा? अब तक आप सभी ने पिछली कक्षाओं में सिर्फ समीकरण के बारे में पढ़ते आए हैं और उसमें हमें सिर्फ एक ही केस बताया गया था और एक ही साइन के बारे में बताया गया था, और वो था इक्वल टू। यानी वहाँ पे हम किसी भी प्रॉब्लम से जो डील करते थे वो हमेशा उस प्रॉब्लम में जो दायां साइड लिखा हुआ रहता था और जो बायां साइड रहता था, यानी LHS और RHS दोनों हमेशा सदैव आपस में इक्वल होते थे। लेकिन यहाँ पे जो केस हमारा बना है वो इक्वल टू का नहीं है। तो सवाल उठता है कि यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा। तो इसी का जवाब के लिए कि यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा, कौन सा चिन्ह लगेगा, हम लोग इसे पिछले वाले इसके बाद वाले वीडियो यानी कि वीडियो नंबर 04 यानी कि इस अध्याय का भाग 4 में हम लोग इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज हमने जो भी आपको पढ़ाया, जो भी आपको समझाने का प्रयास किया वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आप इसे थोड़ा बहुत अपने डेली लाइफ एग्जाम्पल से कनेक्ट करके देख पा रहे होंगे। तो चूँकि अब हमारा समय भी हो चला है, इसलिए हम लोग जो आज का उदाहरण हमने आपको यहाँ पे छोड़ के रखा हुआ है कि यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा, इसे हम लोग कल के वीडियो में पूरा करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे जो साइन का जो कॉन्सेप्ट है, जो भी यहाँ पे साइन लगेगा, जो भी चिन्ह लगेगा, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसे कब कहाँ क्यों यूज़ किया जाता है, उस सारे के बारे में हम लोग कल के वीडियो यानी इस अध्याय का भाग 4 में अच्छी तरीक़ा से डिटेल में आपके साथ चर्चा करेंगे। लेकिन चूँकि अभी हमारा समय समाप्त होने को चला है, इसलिए आज के लिए इतना ही, और कल के वीडियो में हम लोग इस चेन के साथ साथ आप सभी को कुछ NCERT उदाहरण से भी इस टॉपिक को और अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आज तो हमारा समय हो गया है, आज हमने जो अपने तरफ से आपको उदाहरण दिया उसी में हमारा समय हो गया।
इसलिए कल की वीडियो में हम लोग ये जो चेन टॉपिक रह गया है, ये उदाहरण के साथ जो हमारा चेन टॉपिक रह गया है, साइन की यहाँ पे क्या साइन यूज होगा, साइन के इस चैप्टर में रैखिक असमीकरण में क्या इसका कॉन्सेप्ट है, ये सारे के बारे में चर्चा हम लोग कल के वीडियो यानी कि भाग 4 में करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपने जो भी पढ़ा, जो भी समझा, वो अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।